जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कमांडर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करने जा रहा हूं वर्ब के सेकंड पार्ट की। बहुत ध्यान से चीजों को आपको समझना चाहिए। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो अगर आपको समझ में आया तो लगभग आधी ग्रामर का कनेक्शन इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच से होता है। वर्ब का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिया था। वर्ब जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, और जब कभी भी बात क्रिया की होती है तो हमें ये लगता है, या जनरली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि क्रिया का मतलब होता है कुछ करना, है ना। वर्ब आपको ये बताती है कि सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, ठीक भी है, वर्ब ये बताती है, लेकिन कभी कभी करना इसके अलावा वर्ब के दो और काम भी होते हैं। किसी क्वालिटी, कंडीशन, सिचुएशन का होना ये भी वर्ब शो करती है, और रखना, किसी के पास कोई चीज है, अधिकार, पोजीशन, इन्वॉल्वमेंट शो करना, ये सब भी वर्ब का ही काम होता है। तो वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने लिया था, फटाफट एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं आपको। क्या पढ़ा था हमने? वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, किसी स्टेट को। देखो, कुछ करना, होना, रखना, ये वर्ड जो बताते हैं ना, उन्हें वर्ब कहते हैं। वर्ब केवल एक्शन ही नहीं, टेंस, वॉइस और मूड, ये सारी चीजें बताती है। वर्ब टेंस कैसे बताती है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वर्ब की कुछ फॉर्म्स। ठीक, आज हम लोग फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। वर्ब की फॉर्म सीखेंगे, पहचानना सीखेंगे, कितनी फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में चीजें जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार टाइप्स देख लीजिए। बहुत सारे टाइप्स की वर्ब हैं, प्रिंसिपल या मेन वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी। मेन वर्ब यानी वो वर्ब जो आपको सेंटेंस में एक्शन बता दे। वर्ब का काम केवल एक्शन बताना ही नहीं है, वर्ब आपको टेंस भी बताती है, और टेंस बताने के लिए ही आपको वर्ब की फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। वर्ब ही टेंस बताएगी, लेकिन अगर वर्ब टेंस नहीं बता सकती तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, और इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब का काम है हेल्प करना, वर्ब की हेल्प करती है टेंस बताने में, ठीक है ना। देन वर्ब को आप बेसिकली डिवाइड करना चाहो तो प्रिंसिपल या मेन वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इन दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने मेन वर्ब को भी डिवाइड किया था। पहले आप देखो, वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब वो वर्ब जो एक्शन बता दे, आने के लिए कम, बैठने के लिए सिट, सोने के लिए स्लीप, किसी भी तरह का कोई एक्शन शो करे। इसीलिए इन्हें कई जगह एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है, कई जगह इन्हें डूइंग वर्ड्स ये भी नाम दिया जाता है। तो ये वर्ब हमारी एक्शन को शो करने वाली वर्ब है। किसी भी तरह का कोई भी एक्शन आप करोगे, रन आ सकती है, राइट ये वर्ब आ सकती है, ये सब की सब मेन वर्ब है। दूसरी वर्ब जो इनके होने में हेल्प करती है, हेल्प करने वाली वर्ब में आती है बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, टेन, बीइंग, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बहुत सारी वर्ब हैं, ये भी आ जाती है। हैविंग आ जाती है, फिर विल, शैल, वुड, शुड, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इनको अगर हम सिस्टमैटिकली करते हैं तो हमने मेन वर्ब को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहली है ट्रांजिटिव और दूसरी है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़ा था, अब इसको भी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, और वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होती है, उसे बोलते हैं इनट्रांजिटिव। पैसिव बन सकता है केवल ट्रांजिटिव वर्ब का, और ऑब्जेक्ट पहचानना आएगा तो भी ट्रांजिटिव पहचान पाएंगे। कैसे? सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर दो क्वेश्चंस पूछें, क्या और किसे। आपको वर्ब दे दी जाए, जैसे पूछा जाए कि बताइए गो
ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो आप सिंपली क्या करो, इस गो से एक छोटा सा सेंटेंस बना लो, छोटा सा, कोई भी सेंटेंस आप किसी भी टेंस में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ही वेंट कर दिया, वो गया, या वो जाता है, ही गोज कर दिया, और दोनों को मिलाकर हमने एक क्वेश्चन पूछा, ये वो गया क्या या किसे, या वो जाता है क्या या किसे, मिलेगा आंसर। अगर मिलता तो ट्रांजिटिव, नहीं मिल रहा है तो इनट्रांजिटिव। और यहां देखो, वो गया क्या या किसे नहीं मिलेगा, तो गो हो जाएगी हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव पहचानने के लिए एक एक्सरसाइज भी की थी हम लोगों ने। आई नो, मैं जानता हूं, क्या, ट्रुथ, ऑब्जेक्ट, ये हो गई ट्रांजिटिव। द हंटर किल्ड, क्या, अ लॉयन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब ट्रांजिटिव। राम बॉट, क्या खरीदा उसने, बुक, ऑब्जेक्ट, वर्ब ट्रांजिटिव। द बॉय शाउटेड, क्या चिल्लाया, ऑब्जेक्ट, नहीं मिलेगा, वर्ब हो गई इनट्रांजिटिव। बर्ड्स फ्लाई, क्या उड़ती हैं चिड़िया, किसे उड़ती हैं, ऑब्जेक्ट, नहीं मिलेगा, वर्ब इनट्रांजिटिव। हनी टेस्ट, क्या या किसे, नहीं मिलेगा आंसर, कैसे का आंसर मिल रहा है, कैसा, और ये वर्ब हमारी हो जाएगी इनट्रांजिटिव। फिर हम लोगों ने जैसे हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही जो मेन वर्ब होती है ना, उनकी तरीके से हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी तीन, बी, डू, हैव। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं दिख रहा होगा, डू, डज, डिड भी नहीं दिख रहा होगा। डू तो दिख रहा है, डज नहीं दिख रहा है, डिड नहीं दिख रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा कहां चली गई वो हेल्पिंग वर्ब, आगे आपको समझ में आएंगी फॉर्म्स को। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की, प्राइमरी और मॉडल्स। मॉडल्स 13 होती हैं, ये will, shall, would, should, can, could, may, might, must, dare, need to, ought to और used to। स्पेशल क्या होता है प्राइमरी और मॉडल्स में, डिफरेंसेस क्या है उनकी बात करें तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी है एज वेल एज मेन वर्ब का भी काम करती हैं, दोनों ही काम करती हैं। कैसे पहचानेंगे, अगर इन वर्ब के बाद कोई वर्ब आई है तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। जैसे हैव अगर मैं ले लूं, एक सेंटेंस बनाऊं, आई हैव बॉट 2 पेन्स, बताइए क्या मतलब निकलेगा इसका, आई हैव बॉट 2 पेन्स, 2 पेन खरीदे मैंने। इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे एक वर्ब के बारे में पूछूं कि पहचानिए ये हैव यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सीधा आंसर आपको मिलेगा इसका, ये जो बॉट आया है ये एक वर्ब ही है। और अगर ये वर्ब है तो हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, है ना। हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब क्योंकि बॉट यहां पर वर्ब है, और अगर वर्ब होगी तो इसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। बट इसी सेम सेंटेंस में से आई हैव बॉट 2 पेन्स में से हम बॉट हटा दें, सीधे लिख दें आई हैव 2 पेन्स। आप बताइए क्या इस हैव के बाद कोई वर्ब है, टेंस नाउन है, कोई वर्ब नहीं है, तो यहां पर ये जो हैव आएगा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब कहलाने लगेगी। मेन वर्ब याद रखें, हैव एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी जब वो वर्ब के साथ आएगी, और मेन वर्ब का भी जब उसके बाद कोई और वर्ब नहीं आएगी तब। क्लियर इतना, छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब वर्ब की ये जो हम लोगों ने यूजेस पढ़े, बी, डू, हैव, गेट, हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको अगर हम फॉर्म्स में डिवाइड करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो। कितनी फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं हम वर्ब की, ध्यान से देखिएगा। वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी, ये फॉर्म आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी, नहीं भी पढ़ी है तो मैं डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। नहीं पढ़ी है तो शायद और बेहतर समझ में आएगा, डिफरेंसेस नहीं आपको मिलेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके फायदे का चीजें हो जाएंगी। यहां पर पढ़ के आप पहले से आए होंगे तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट में आपको लगे कि मैंने तो कुछ और पढ़ा है, सर कुछ और बता रहे हैं। समझने की अगर कोशिश करोगे तो ये पॉइंट आपको हमेशा हेल्प करेगा, बिना फेल का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना।
एक फॉर्म यहां पर लिखी हुई है बेस फॉर्म। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बेस फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, आईएनजी क्या है, इन फॉर्म्स को थोड़ा अच्छे से हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे या किस बेसिस पे जस्टिफाई करेंगे वो देख लीजिए। देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दे दूं, ही गोज, इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो गो वर्ब यूज हुई है, उसमें ईएस लगाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गोज कौन सी फॉर्म है इन 5 फॉर्म्स में से, या अगर आप अपनी कोई फॉर्म बताना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं। कई टीचर्स एक्चुअली ये चीज पढ़ाते हैं ना, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि हो सकता है भाई आपने ये पढ़ रखा हो कि इन 5 के अलावा ये एक और फॉर्म है जिसे कई लोग एस या ईएस वाली फॉर्म बोलते हैं। एस या ईएस। यहीं पर अगर मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ही गोज की जगह दे कर दूं, तो यहां गोज की जगह गो हो जाएगा, है ना। अब ये कौन सी फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, ये जस्टिफाई कर दीजिए। ही गोज, दे गो। कुछ लोगों ने हो सकता है ये पढ़ रखा हो कि ये दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गोज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है, और गो ही फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस या ईएस यहां पर नहीं लगाया गया। हो सकता है आपको ये बोला जाए, हो सकता है क्लासेस में पढ़ाया जाए, स्कूल्स में ये चीज बताई जाए कि बेटा दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गलत भी नहीं बोलेंगे उसको, सच भी यही है कि ये गो और गोज दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। और अगर दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अलग अलग क्यों लिखी गई, क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, बता सकते हैं। ही गोज और दे गो दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर अलग अलग क्यों लिखी गई। इसका आंसर जो आपको मिलेगा, या हो सकता है आपके मन में आ भी रहा हो, दे भी रहे हो आप, कि ये ही जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दे ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना। यही तो डिफरेंस है दोनों में। फॉर्म दोनों के साथ सेम यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अलग अलग क्यों लिखी गई, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं। ये जो ही है ये सिंगुलर है, ये जो दे है ये प्लूरल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आप यूज करते हो तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब समझ रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसको ध्यान में रखते हुए आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, और यही सही एक्सप्लेनेशन है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि गोज और गो दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं, दोनों फर्स्ट फॉर्म। अलग अलग क्यों, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगता है, और वहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता है। नहीं लगता है तब विद प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस या ईएस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, और ये रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए है। क्या ये रूल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म में भी होता है, यानी अगर हम फिर से ही या दे कर दें और आपको यहां पर, बल्कि इसी वर्ब को ही यूज कर लेते हैं पास्ट टेंस में, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा दोनों ही जगह पर वेंट। ही वेंट, दे वेंट, दोनों ही जगह ये जो वेंट आया है ये अभी कौन सी फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
ये दोनों ही दे वेंट हो, ही वेंट हो, दोनों वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स हैं। और सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, जनरली नहीं बदलती है, ध्यान रखना। लिख तो सकते हो आप, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, जनरली नहीं बदलती। ये भी ध्यान रखना, जनरली क्यों बोल रहा हूं अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली का मतलब क्या है। अच्छा, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई वर्ब की वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म होगी। गो और गोज दोनों फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जब भी लगाएंगे सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। अच्छा, अब अगर मैं सेंटेंस एक बार फिर से यही ले लूं, ही और दे, ही सिंगुलर है और दे प्लूरल है, और अगर पूछा जाए इस बार कि बताइए फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाया जाए, यानी क्या लिख दें, ही विल, दे विल। अब आपको बताना है कहां पर गो आएगा और कहां पर गोज आएगा, ये बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहां भी ही सिंगुलर है, दे प्लूरल है, तो यहां पर गोज आना चाहिए और विल के साथ गो आना चाहिए, तो आपका आंसर गलत है। यहां दोनों ही जगह गो आता है, गोज नहीं आता। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन सी फॉर्म है, दोनों ही जगह गो आया, फिर से आप वही बोलोगे कि सर विल के बाद अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेरा क्वेश्चन फिर वही होगा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में गोज लगाया था, यहां पर विल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें गोज क्यों नहीं लगता, क्या रीजन हो सकता है, डिसाइड करिए। ही विल गोज नहीं होगा, ही विल गो होगा। क्या होगा सही आंसर, क्यों इस बार यहां पर गोज नहीं लग रहा है, मुझे उसका आंसर चाहिए। है कोई प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन? बस आपको किताबों में भी यही लिखा हुआ मिलेगा बेटा कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उसमें एस या ई एस नहीं लगाया जाता, इतना ही लिखा होता है, नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता, रीजन क्या है, दिया ही नहीं जाता। अब बात करना, समझना ध्यान से कि क्यों नहीं आता। यहां से फिर से शुरू करते हैं जहां हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की शुरुआत करी। फिर से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा, शायद पूरे वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी आप सीख रहे हो, ध्यान से समझें। यहां पर ही गोज, दे गो, दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। यहां वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन यहां पर ये गो जो दोनों जगह विल के बाद आया है, ये फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ये आंसर गलत है। यस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो हमने यहां ही के साथ गोज ही लिखा होता। ये वाली जो गो है इसे ही बोला जाता है वर्ब की बेस फॉर्म, ये है वर्ब की बेस फॉर्म। अब ये बेस फॉर्म क्या होता है, यही आज का इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बेस फॉर्म क्या होता है, जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं आप। अभी मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई, कुछ मेन वर्ब हम लोगों ने यहां पर लिखी थी, अभी इनकी बात कर लेते हैं। वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमने जो एग्जाम्पल्स लिए, कौन कौन से काम हम लोग दिन भर में करते हैं, मैंने पूछा था ना अभी, कम, सिट, स्लीप, रन, राइट, ये जितनी वर्ब यहां पर अभी लिखी हुई हैं, ये है वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर अभी लिखा था ना, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, उनमें से एक फॉर्म होती है बेस फॉर्म।
अब बेस फॉर्म है क्या, उसका सीधा आंसर ये है, क्या लिख सकते हैं, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म। जब आप वर्ब का कोई फॉर्म चेंज ना करें तो वर्ब रहती है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। वर्ब का कोई फॉर्म चेंज ना करें, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में। फिर सुनना, जाना, कोई आपसे कभी पूछ ले कि जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कभी भी आप गोज या वेंट या गोइंग नहीं बताएंगे, हमेशा आप जो वर्ब यूज करोगे वो आएगी गो। तो ये जो गो है ये वर्ब की बेस फॉर्म है। जब आप इस गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो भी होती है और गोज भी होती है। गो की फर्स्ट फॉर्म गो भी है, गोज भी है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा एक से ज्यादा आएंगी और वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करी जाएगी, ठीक है ना। तो बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म। जब आप वर्ब का कोई फॉर्म चेंज ना करो तब वर्ब रहती है अपने ओरिजिनल यानी बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म या बेस फॉर्म। जाने के लिए गो, आने के लिए कम, बैठने के लिए सिट, बोलने के लिए स्पीक, दौड़ने के लिए रन, लिखने के लिए राइट, ये जितने वर्ड्स मैं अभी बोल रहा हूं ये सब वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल फॉर्म यानी बेस फॉर्म, ठीक है ना। जब आप वर्ब का कोई फॉर्म ना चेंज करें, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, वो कहलाती है वर्ब की बेस फॉर्म। अब यहां कुछ डिफरेंसेस सीखने चाहिए। पहला डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड फर्स्ट फॉर्म। बेस और फर्स्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करिए। देखो, पहला डिफरेंस तो ये समझ लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन बेस फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझे। आपको जो एक्चुअल कंफ्यूजन होगा ना वो दो ही चीजों में होगा, या तो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में, या आगे पढ़ेंगे सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, और मैं सब चीजें क्लियर कर दूंगा। तुरंत देख के पहचानने लग जाओगे आप कौन सी फॉर्म सेंटेंस में कहां पे यूज हुई। बस आप मेरे साथ 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 में डिस्कशन करते चलो, जुड़े रहना। डिफरेंस बिटवीन बेस फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म, पहला डिफरेंस ये है कि बेस फॉर्म सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। बेस फॉर्म सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट फॉर्म, ये जो फर्स्ट वाली इस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। पहला डिफरेंस यही, फर्स्ट फॉर्म लगाना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। बेस फॉर्म लगाने के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं। दूसरा डिफरेंस ध्यान से समझना, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई बेस फॉर्म यूज हो रही है। जैसे यहां पे देखो, अभी हम लोगों ने ये जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म बताई, यहां कम, सेट, स्लीप, ये वर्ब की हमने बोला बेस फॉर्म है। और जब हमने अभी सेंटेंस में इसको यूज किया था, यहां पे ये बता दो, ये जो वर्ब की गो आई है फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये बेस क्यों नहीं बोली जा रही है ना। कंफ्यूजन देखो, गोज को देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, गो थी बेस फॉर्म, उसमें ईएस लगा दिया, एस केवल फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ठीक है ना, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब प्लूरल की बात होगी जिसमें एस नहीं लगता है, यहां पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो गो है ये फर्स्ट फॉर्म है और ये जो गो लिखा हुआ है ये बेस फॉर्म है। दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई जो वर्ब की बेस फॉर्म है ना वो हर जगह यूज ही नहीं होती। कहां कहां पे आती है, सिर्फ 3 जगह याद रखना। बेस फॉर्म को कई बार वर्ब की रूट फॉर्म भी कहते हैं, सिर्फ 3 जगह। पहला, प्रपोजिशन टू के साथ अगर वर्ब आएगी
तो वो बेस फॉर्म में आएगी, टू के साथ अगर वर्ब बेस फॉर्म में। दूसरा, अगर सेंटेंस में मोडल ऑक्सिलरीज आएंगी, मोडल्स, कितनी पढ़ी मोडल्स, इस रूल के लिए ही हमने एक्चुअली पढ़ी थी मोडल ऑक्सिलरीज। तो जब मोडल ऑक्सिलरीज आ जाएं, कितनी मॉडल्स होती हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। ये देखिए आपके सामने, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड टू, ऑट टू, यूज टू, टोटल 13 ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड मॉडल्स। तो इनमें से कोई भी मॉडल आ जाए, अच्छा कई मॉडल में भी आपको टू दिख रहा होगा, है ना। तो मॉडल्स के बाद प्रपोजिशन टू के साथ और डू, डज या डिड के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो बेस फॉर्म में होगी। कहां कहां पे आती है बेस फॉर्म, सिर्फ 3 जगह, टू के बाद, मॉडल्स के बाद और डू, डज या डिड के बाद। तो ये दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो वर्ब की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में। पहला डिफरेंस, बेस फॉर्म सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट फॉर्म यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती। दूसरा, बेस फॉर्म आती कहां कहां पर है, टू के साथ, मॉडल्स के साथ और डू, डज और डिड के साथ। इनके बाद अगर कोई वर्ब है तो वो बेस फॉर्म में है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और समझना जो अभी फर्स्ट फॉर्म के लिए काम आएगा। सुनना, अगर मैं आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना के दे दूं, ये लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टेंस कौन सा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आया समझ में। क्या आप इस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है इसका टेंस बता सकते हैं? नहीं, तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको वर्ब की फॉर्म ना पता हो। बहुत सिंपल रखना, मैं बिल्कुल सिंपल ही रख रहा हूं। वर्ब की फॉर्म पता होगी तो टेंस बता देंगे। अच्छा, अगर मैं यहां लिख दूं कि भाई ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया ये, और फर्स्ट फॉर्म आपको बता देती है कि टेंस प्रेजेंट है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट के सेंटेंसेस में आती है। यहीं पर अभी मैं लिख दूं, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। यहीं पर एक बार फिर से एक स्ट्रक्चर यही ले लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए सब्जेक्ट, इस बार ले लें वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस हो गया ये, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म अगर आई है तो दिस टेंस इज पास्ट, ठीक है। यहीं पर अगर मैं सब्जेक्ट लिख दूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दूं और ऑब्जेक्ट, अब बताइए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। थोड़ा सा जोर आपको डालना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और सच ये है कि अब आप नहीं बता सकते, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस नहीं बताती, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बदल के हमें ये लिखना पड़ता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म टेंस नहीं बता सकती, अब टेंस बताना जिम्मेदारी हेल्पिंग वर्ब। इतना समझ में आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, फिर सुनना, कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ उन वर्ब के साथ नहीं आएगी जो वर्ब टेंस बता सकती है। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को देख के आप टेंस पहचान लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस बता देती है, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और बेस फॉर्म भी इवन कोई टेंस नहीं बताती। तो दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है, बेस फॉर्म कहां कहां आती है, टू के साथ, मॉडल्स के साथ और डू डज डिड के साथ। लेकिन फर्स्ट फॉर्म जो है ना, वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट और
वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही दो ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया जा सकता। हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, याद रखें। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, और ये पॉइंट तो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दो, रख सकते हो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आसानी से ये चीजें याद रहेंगी ना, उतनी आसानी से आप वर्ब की फॉर्म पहचानोगे। वर्ब की फॉर्म पहचान पाएंगे तो फिर आप टेंसेस को भी आसानी से पहचान पाओगे। टेंसेस के स्ट्रक्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये डिफरेंसेस याद रखिएगा। बेस फॉर्म सिर्फ टू मॉडल्स और डूडल्स डिड के साथ, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट ये वर्ब टेंस बता सकती है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, डायरेक्ट, तो आपको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं। तो अब बता दीजिए, अगर आपको फिर से ये दोनों सेंटेंसेस दिखाए जाएं, बताइए क्या इस गोज या गो के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहां देख लीजिए, ये जो गो लिखा हुआ है इसके पहले विल लगा है, और विल कौन सी फॉर्म है? ये है मोडल ऑक्सिलरी, और मोडल के बाद जब गो आई हुई है ना, तो दिस इज एक्चुअली द बेस फॉर्म। कितनी जल्दी वर्ब की फॉर्म पहचान लोगे? मॉडल्स के साथ तीन चीजें आनी है, वो तीन को देख के पहचान सकते हो। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आती, आती नहीं हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी फॉर्म को तो आप देख के पहचान लेते हो। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म अगर आएगी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो फटाफट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप फटाफट क्विकली जल्दी से इसके फॉर्म जरा पहचानने की कोशिश करो। अगर मैं लिखूं सेंटेंस ही बॉट अ शर्ट, फॉर्म पहचानिएगा जल्दी से। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो ये, क्या इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अगर नहीं है तो या तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर ये सेकंड फॉर्म होगी। और बॉट अगर आपको पता है बाय की फॉर्म होती है। अच्छा, सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप उसका आईएनजी बना के देखो। फर्स्ट या बेस फॉर्म का आईएनजी बनता है ना, सेकंड फॉर्म का आईएनजी नहीं बनता। तो बॉट की आईएनजी फॉर्म क्या बॉटिंग होती है? नहीं, बाइंग होती है, बाय की फॉर्म बनती है। तो बॉट ये जो दिया है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म हो गई। यही सेम सेंटेंस लिखा जाए और ऐसे लिखा जाए, ही हैज बॉट अ शर्ट। अभी बताइए, यहां जो हैज आया उसके बाद ये जो बॉट लिखा हुआ है, दिस बॉट इज अ वर्ब, और अगर वर्ब है तो ये जो हैज लगा है ये हेल्पिंग वर्ब है। और फॉर्म पहचानिए, बॉट यहां पे अभी थी सेकंड फॉर्म, क्या इस बॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब है? और अगर है तो या तो ये बेस फॉर्म हो सकती है, या ये आईएनजी फॉर्म हो सकती है, या फिर ये थर्ड फॉर्म हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो नहीं है, एंड बॉट हियर इज द थर्ड फॉर्म। आईएनजी है नहीं, टू मॉडल या डू डज डिड के साथ आती तो बेस फॉर्म आती। ठीक है, वर्ब की फॉर्म पहचानना। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस देख लीजिए, थर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, सेकंड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अब सेंटेंस बोला गया कि कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, तो दो भाषाएं बोल सकता है। यहां पर जो स्पीक है ये कौन सी फॉर्म है? फॉर्म पहचानिए, कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सबसे पहला क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो है कि नहीं, और अगर है, देखो कैन आई है यहां हेल्पिंग वर्ब, जो कि एक्चुअली एक मॉडल है ना। पढ़ा था विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, तो कैन एक मॉडल है,
और मॉडल के बाद अगर वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो नहीं है। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म नहीं है। कौन सी फॉर्म है ये? क्या ये थर्ड फॉर्म है? नहीं। मॉडल के बाद फॉर्म कौन सी आती है? बेस फॉर्म है ये, यहां पर बेस फॉर्म, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब की फॉर्म्स देख लेते हैं। बेस फॉर्म कहां कहां पे आती है? 3 जगह, टू के साथ, मॉडल्स के साथ और डू डज या डिड के साथ। देखो, समझो, सीखो। क्या है तरीका? ये जो ओरिजिनल फॉर्म है उन्हें हम नाम दे रहे हैं बेस फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब का प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को वर्ब का पास्ट टेंस कहा जाता है। क्लियर? वर्ब की थर्ड फॉर्म को एक अलग ही नाम दिया जाता है। इसे ग्रामेटिकली हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। कभी आप डिक्शनरी में अगर वर्ब की फॉर्म चेक करोगे ना, तो आपको थर्ड या आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसकी जगह लिखा होगा पास्ट पार्टिसिपल, जो कि थर्ड फॉर्म को शो करता है, और या फिर लिखा होगा आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को बोला जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक। अब ये जो गो है, जिसका मतलब होता है जाना, ये हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है। जैसे ही आप इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, गो या गोज दो हो जाएंगी, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करनी है वर्ब। और सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। गो और गोज इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म गो की होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। गो और गोज फर्स्ट, वेंट सेकेंड, थर्ड गॉन, आईएनजी गोइंग। नाउ बी का मतलब होता है होना, डू का मतलब होता है करना, और हैव का मतलब आपके पास कोई चीज है, और गेट का मतलब पाना। मीनिंग क्लियर हो गया? फॉर्म देख लीजिए। जब आप बी की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो तो ये आती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा एक से ज्यादा इज, एम, आर, ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकेंड फॉर्म होती है बी की वॉज एंड वर। यही इकलौती वर्ब है जो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। इज, एम, आर में एस लगा है, जिसमें वो वर्ड सारे के सारे सिंगुलर के लिए हैं। एस फॉर सिंगुलर याद रखना, ठीक है। तो ये वाली वर्ब की फॉर्म इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज, वर सेकेंड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बिन होती है, और आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है। देखिए, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म से नहीं बनाते, आईएनजी बनाते हैं बेस फॉर्म से, ठीक है। डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, एस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डिड पास्ट में डन, और आईएनजी फॉर्म होती है डूइंग। नाउ हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव, सेकेंड इज हैड, थर्ड भी देखो हैड है। पहचानोगे कैसे हैड को देख के कि ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? दोनों फॉर्म सेम हो गई। कैसे पहचानेंगे? अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकेंड फॉर्म है, और अगर इस हैड के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब होगी, ठीक है। अगर इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर मेन वर्ब है तो ये फॉर्म थर्ड फॉर्म कहलाएगी, है ना। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के ही आती है। यहां देखो, कोई हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं लगाओगे तो सेकंड है, लगा दोगे तो थर्ड है, ऐसे पहचानना। आईएनजी फॉर्म हैव की होती है हैविंग। गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट या गेट्स, एस फॉर सिंगुलर याद रखिएगा। सेकंड गॉट है, थर्ड भी गॉट या गॉटन। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस होता है। अमेरिकन इंग्लिश में गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन, ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट। इंडिया में आप दोनों में से कोई भी बोल लो, चल जाएगा। आईएनजी फॉर्म ऑफ गेट इज गेटिंग। हाँ, आईएनजी फॉर्म
बेस फॉर्म में आईएनजी लगाकर, गेट में आईएनजी लगाकर बनाया गया गेटिंग। क्लियर? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और अगर ये पार्ट समझ में आ गया हो, फटाफट एक बार बात कर लेते हैं, वर्ब की फॉर्म पहचानने की भी बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और समझ लीजिए यहीं पर। क्या है वो पॉइंट? देखो, वर्ब का जब टाइप पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक टाइप रेगुलर वर्ब और एक टाइप इररेगुलर वर्ब भी आता है। अब ये रेगुलर और इररेगुलर क्या है, ये भी यहीं पे, अब चूंकि हमने बात फॉर्म की करी है और ये पॉइंट वर्ब की फॉर्म से ही रिलेट करता है। सुनना, यूज की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? यूज की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, आई एम श्योर आपको पता है, यूज में डी लगाया जाता है, जो सेकेंड है वही थर्ड फॉर्म भी है। पहचानोगे कैसे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब लगी है तो थर्ड फॉर्म, नहीं लगी है तो सेकेंड फॉर्म। ठीक? अच्छा, यूज की सेकेंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी यूज्ड, सेम होती है। वर्क की सेकेंड फॉर्म वर्क्ड, वर्क्ड। डिफरेंस देखिए, यूज में पहले से ई था तो हमने केवल डी लगाया, वर्क में डी ईडी नहीं था तो हमने पूरा लगा दिया वर्क्ड, और जो सेकेंड है वही थर्ड है। और स्टडी की फॉर्म अगर आप देखोगे, लास्ट में वाई आया है, वाई को हटा के आई ई डी कर दिया गया, स्टडीड, और जो सेकेंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है। सेम चीजें हैं ये, ठीक है ना? तो जिन वर्ब की फॉर्म्स, लिख देता हूं मैं पूरा का पूरा, जिन वर्ब की फॉर्म्स, कौन सी फॉर्म? सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। जिन वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपको रटनी ना पड़े, आप खुद बना सको। कैसे? डी ईडी आई ईडी लगाकर बनाई जाए। कैसे? यूज में पहले से ई था तो हमने डी लगाया, वर्क में ईडी, स्टडी में वाई था तो आई ईडी। ऐसे वर्ब जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म डी ईडी या आई ईडी लगाकर बने, या आपको रटनी नहीं, आप खुद बना सकते। अरेस्ट की फॉर्म अरेस्टेड, ऑर्गेनाइज की फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड, टी आर वाई ट्राई क्या होती है? सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। वाई को बस चेंज कर दीजिए आई ई डी में, राइट, और जो सेकेंड है वही थर्ड है। ये होगी हमारी रेगुलर वर्ब। लेकिन वो वर्ब जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, नो फिक्स पैटर्न, कट कट कट, कभी तीनों सेम। क्लियर? जो सेकेंड फॉर्म वही थर्ड फॉर्म। देखो, बेस, सेकेंड, थर्ड, तीनों फॉर्म कट 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 है, सेम। रीड की फॉर्म भी लिखी तो आपको रीड दिख रही होगी, लेकिन इसे रीड पढ़ते नहीं है, इसे पढ़ते हैं रेड। तो रीड, रेड, रेड, ना डी लग रहा है, ना ईडी लग रहा है, ना आईईडी लग रहा है। गो, वेंट, गॉन, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन। तो ऐसी वर्ब जिनके फॉर्म में कुछ पैटर्न फिक्स ना हो। पैटर्न फिक्स नहीं है इसका मतलब समझ रहे हैं? तीनों चेंज हो जाए, कोई दो चेंज हो, कोई भी चेंज ना हो, कोई फिक्स पैटर्न नहीं, ये याद करनी पड़ती है। इन्हें बोला जाता है इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब का मतलब है वर्ब की फॉर्म डी ईडी आई ईडी लगाकर नहीं बनती है, इन्हें बोला जाता है इररेगुलर वर्ब। ठीक है ना? ये है इररेगुलर। आईएनजी तो सबकी एक जैसी ही बनती है, उसकी तो बात ही नहीं करना। एस या ईएस लगाना है तो वो नाउन वाला पैटर्न है, कब एस कब ईएस। ठीक है ना? सेकेंड और थर्ड फॉर्म में चेंजेस आपको देखने पड़ते हैं, तब समझ में आता है कि वर्ब रेगुलर है या इररेगुलर। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया। वर्ब की 5 फॉर्म, बेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म में डिफरेंस,
फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, बेस फॉर्म सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। पहचानोगे कैसे? फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बेस फॉर्म के साथ टू, मॉडल्स, डू, डज या डिड का यूज होता है, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म डेफिनेटली आईएनजी लगा के बनाते हैं बेस फॉर्म से। इन 5 फॉर्म्स पे डिस्कशन, इनके यूजेस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। आज ये जो पार्ट्स आपने पढ़े हैं इन्हें एक बार अच्छे से जरूर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इतना रखते हैं, वर्ब की 5 फॉर्म्स रिवाइज करके आइएगा, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।